उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में अगर आप देखें तो एक साल के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आई है और शेयर 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक चला गया। 20 रुपये के प्राइस वाला शेयर 50 रुपये का हो गया। तो शेयर ने पैसा तो अच्छा बना कर दिया। और शेयर के चलने के पीछे अगर देखा जाए तो एक ठोस कारण है, वो है कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके अंदर ग्रोथ। कहने का मतलब कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा ही है, पर साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो भी बड़ी शानदार है। पर क्या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर यहाँ से भी डबल हो जाएगा? क्योंकि सच बात ये भी है कि जिस हिसाब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का ईपीएस आ रहा है और अगर आप पी कंपेयर करें और बैंकों के अनुसार जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, तो उस हिसाब से आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़ा सस्ता दिखाई देगा। और वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर री रेटिंग हो बैंक की, पी में एक्सपेंशन हो, तो बैंक यहाँ से डबल भी हो सकता है। पर क्या इतना कुछ सोच के हमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ले लेना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि आज मैं जो आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपको बिजनेस मॉडल को फुल्ली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि इस वीडियो के लिए ही नहीं है, एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बिजनेस मॉडल को फ्यूचर के लिए भी समझने में बड़ी आसानी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 661 ब्रांचें भारत के 25 राज्यों के अंदर इस समय चला रहा है। और पिछले 5 क्वार्टर की अगर बात करें तो बैंक ने जो ग्रोथ करी है ईच पैरामीटर्स पर, वो बड़ी शानदार रही है। और उस ग्रोथ के ही दम पर बैंक ने 20 रुपये से 50 रुपये का सफ़र तय किया है। और इस बैंक के अंदर कुछ चीज़ें तो ऐसी दिखाई दी, कुछ रेशो ऐसे दिखाई दिए मेरे को कि जिनको देखकर ये लगता है कि शायद भारत के कुछ ही बैंकों में ऐसा बैंक होगा जिसके रेशोज़ इतने ज़बरदस्त हैं। अगर आप बैंक का इस समय नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, निम्स इस समय लगभग 9% प्लस का है, जो कि ये बताता है कि भारत के अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को सर्च करेंगे तो आपको शायद ही कुछ एक दो ऐसे बैंक मिलेंगे जिनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9% का हो। और अगर बैंक का आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो लगभग 30% के पास है। शायद ही कोई ऐसा बैंक आपको मिलेगा जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी इस समय 30% के पास हो। फिर अगर आप बैंक का नेट एनपीए देखें तो लगभग वो 0.06% है, मतलब आप नील मानिए। कहने का मतलब ऐसा बैंक किस तरीके से बिजनेस कर रहा है कि बैंक के बिजनेस में एनपीए ही नहीं है। एचडीएफसी जैसे बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक हैं, उनके बिजनेस में भी नेट एनपीए दिखाई देते हैं, पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के नेट एनपीए लगभग 0 है। और अगर आप बैंक की परफॉर्मेंस पिछले 5 क्वार्टर के बेसिस पे देखेंगे तो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 600 करोड़ से बढ़कर लगभग 793 करोड़ रुपए हो गया है Q1 FY24, मतलब जो इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के अंदर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9.6% से घटकर 9.2% हुआ है, माइनर सा उसके अंदर आप देखें तो डाउन साइड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 203 करोड़ से बढ़कर 324 करोड़ पे आ गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.4% से बढ़कर 3.8% पे है। ग्रॉस एनपीए 5.9% से घटकर 2.4% पर आ गया है। नेट एनपीए 0.10 था तो वो 0.6 है, मतलब लगभग नील सा ही दिखाई दे रहा है। रिटेल में जो टर्म डिपॉजिट है बैंक के पास, उसके अंदर भी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त रही है। 6,432 करोड़ से बढ़कर लगभग 10,970 करोड़ रुपए बैंक के पास रिटेल टर्म डिपॉजिट में बढ़ा है। अब जो मैंने आपको अब तक बताया, बैंक के अंदर ग्रोथ बताई और जो जो चीज़ें मेरे को नोटिस हुई वो बताया मैंने आपको। बैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो और बैंकों में आपको देखने को नहीं मिल रही। पर ये एक छोटी बात नहीं है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि बैंक का भी बेस छोटा है। बैंक की लगभग लोन बुक अगर हम देखें तो 25,326 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक की लोन बुक है, ओवरऑल ग्रोस लोन बुक। तो बैंक जो ग्रोथ कर रहा है वो ग्रोथ तो बड़ी शानदार है। और इसी के उस पर जो बैंक के जो रेशोज दिखाई दे रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब हायर साइड पर भी हैं।
क्योंकि ऐसा मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझिए मेरी बात को कि 9% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, 9% पे बैंक आज की डेट में लोन देते हैं। आज की डेट में भारत के अंदर इस तरीके की भी बैंक हैं जो 9% पे आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9% है। तो बैंक अपना पैसा दे कहाँ रहा है? क्या आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि वो देना, इसका मतलब 9% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब ये हुआ कि बैंक अपने पैसे को लगभग 20 से 21% के ब्याज पर चढ़ा रहा है। और आप एक चीज़ सोचकर देखिए कि 20-21% का ब्याज का मतलब ये है कि 100 रुपये पे आप 20 रुपये का ब्याज देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बिजनेस मॉडल के अंदर आपका पैसा आगे भी जो है आसानी से आ जाएगा जब ब्याज दरें बढ़ेंगी? और या जिसने 21% पे किसी पैसे को ब्याज पे लिया है, उन लोगों की पे कैपेसिटी कैसी होगी? पेइंग कैपेसिटी निश्चित रूप से वो लोग बाग वो हैं जिन लोगों को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्होंने पैसा बाजार से ना मिलने के कारण इतने हायर रेट पे भी उस पैसे को लिया हुआ है। अब आप बैंक की ग्रोस लोन बुक को सेग्रीगेट करके देखिए। जो मैं बात कह रहा हूँ वो कैसे प्रूफ होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। माइक्रो ग्रुप फिनेंस जो कंपनी ने छोटे समूह को लोन दिया हुआ है, वो कंपनी की लोन बुक का 59% हिस्सा रखता है। उस पर कंपनी को लगभग 21.8% का ब्याज आ रहा है। इंडिविजुअल लोन्स 14% का मार्केट टोटल शेयर है ओवरऑल लोन बुक में, उस पर भी बैंक को 21.8% का ब्याज आ रहा है। एमएसएमई को जो बैंक की ओवरऑल लोन बुक का जो शेयर है उसके अंदर 6% का है और उस पर बैंक को ब्याज मिल रहा है लगभग 12.8% का। हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन मतलब सस्ते घरों के लिए जो बैंक लोन दे रहा है वो लगभग 14% इनकी बुक का हिस्सा है, उस पर लगभग 12.2% का ब्याज आ रहा है। और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बैंक ब्याज पर पैसा दे रहा है, वो 5% लगभग इनकी लोन बुक का हिस्सा है। और अगर ओवरऑल बैंक की लोन बुक पर देखें हम, जो बैंक को ब्याज आ रहा है वो लगभग 19% का आ रहा है। आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और आपको एक चीज़ का बड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर किसी कंपनी के फिनेंशियल्स में टॉप बनता है, तो वो आपको इससे आइडेंटिफिकेशन पता लग जाएगा। और हम लोगों की प्रॉब्लम ही ये है कि हम हमेशा किसी भी चीज़ को टॉप में ख़रीदना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अभी पूरे लेवल का टॉप ना बना हो, अभी और भी आगे तेज़ी आए, पर एक ये सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि इस समय जो है काफ़ी चीज़ें हायर साइड पर चली गई हैं। उन चीज़ों को मार्केट डिस्काउंट करेगा, ना कि उन चीज़ों को एब्जॉर्व कर शेयर प्राइस में और तेज़ी लाएगा। वो अगर तेज़ी आएगी भी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आपको सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे सकती। बैंक का प्रोविज़न कवरेज रेशो लगभग 98% का है। इसमें भी अब बहुत ज़्यादा सुधार आने की और उम्मीद नहीं है, वो भी टॉप पर है। कलेक्शन एफिशिएंसी रेशो 99% का है, जो कि बहुत अच्छा है। वो भी कारण है कि जब एनपीए नहीं है तो कलेक्शन एफिशिएंसी रेशो भी बैंक का ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और अगर आप बैंक के डिपॉजिट की बात करें जो कि इस समय लगभग 26,600 करोड़ रुपए के पास है, अगर उसको आप सेग्रीगेट करके देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बैंक की जो ओवरऑल जो फंड की जो कॉस्ट है, जो आप कह लीजिए बैंक के पास जो पैसा आ रहा है काम करने के लिए, वो वैसे ज़्यादातर तो रिटेल से आ रहा है, उसकी कॉस्ट जो है लगभग 7% के आसपास की बैंक की कॉस्ट है। और उसमें ज़्यादातर आप देखें तो 10,970 करोड़ रुपए मतलब 41% जो पैसा है वो टर्म डिपॉजिट का है रिटेल का, जो कि ज़्यादातर फ्लोटिंग रेट पर भी होता है। मीन्स अगर आरबीआई धीरे धीरे ब्याज दरें बढ़ा रहा है, रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है, तो बैंकों के लिए अब ब्याज दरें अगर बैंक जो है सामने से बढ़ाएगा, अगर जिसको लोन दे रहा है उस पर ब्याज दरें बढ़ाएगा, तो बैंक को डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर बैंक को लैंडिंग में फ़ायदा होगा तो बैंक को जो है जो बोरो कर रहा है मनी, उसका भी कॉस्टिंग बैंक की बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें देखकर माइंड में क्वेश्चन आता है, और वो ये है कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी तो आप
ब्याज दरें आगे पास ऑन करने की भी कोशिश करेंगे और डिपॉजिट रेट में भी बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे अब आगे और आगे बढ़ सकता है। वो अगर यहीं पर सस्टेन रह जाए तो वो भी काफ़ी बड़ी बात है। दूसरा, मुझे इसके अंदर एक चीज़ ये लगती है कि जब आप अभी आपकी जो है जो आपने लोन बांटे हुए उस पर लगभग आप 21% तक का इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप उसको आगे कितना बढ़ा देंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप उसको आगे पास ऑन भी करेंगे तो आपके जो ग्राहक हैं जिनको आपने लोन दिया है तो उनको शायद देने में और दिक्कतें आएंगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं ये लगता है, एक लंबा व्यू के हिसाब से अगर हम सोच, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैंक ग्रोथ की दिखाने के चक्कर में कहीं अपनी जो लोन बुक है उसको गलत तरीके से बांट ना दे या उसमें कुछ गलतियां ना हो जाएं। तो बैंक को इस पर बड़ा फोकस करके काम करना होगा कि जिसके कारण कभी आगे आने वाले समय में एनपीए ना निकल आए, क्योंकि इस समय तो बैंक ने सब चीज़ें कंट्रोल करी हुई हैं। एनपीए को कंट्रोल करा हुआ है, सारे रेशोज को कंट्रोल करा हुआ है, बैंक के पास हर चीज़ इस समय अगर आप देखें तो रेशो बड़े शानदार दिखाई दे रहे हैं। और बैंक के जो वैल्यूएशन है वाकई में ही वो भी माउथ वाटरिंग है, क्योंकि बैंक की बुक वैल्यू लगभग इस समय 22 रुपये की है और उस पर बैंक का ईपीएस 6 रुपये का है। तो शायद ही कोई ऐसा बैंक है इस समय जो इतनी बढ़िया ईपीएस ला रहा है अपनी बुक वैल्यू पर, और बैंक का पीई भी बहुत कम है। और अगर आप बैंक का कंपैरिजन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ करके देखें तो आपको पता लगेगा इस बैंक के वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस की बुक वैल्यू 4.5 की है और पी लगभग 30 का है। अगर आप यही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बुक वैल्यू को देखें तो वो लगभग 2.5 के मल्टीपल पर है और पी सिंगल डिजिट में लगभग 8 के मल्टीपल के पास है, जो कि ये बता रहा है कि अगर बैंक के शेयर में तेज़ी आए तो यहाँ से जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो है डबल भी आसानी से हो सकता है। अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें कि 22 रुपये की बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं और 5 की बुक वैल्यू भी अगर इस बैंक को मिले तो लगभग जब भी इसका 110 रुपये का रेट निकल के आता है और लगभग 20 का पीई भी अगर इस बैंक को मिले तो आप देख लीजिए 120 रुपये की वैल्यूएशन निकल कर आती है। तो हम लोगों को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के अंदर ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कंपनी के या बैंक के जो फिनेंशियल्स हैं, जो बैंक की परफॉर्मेंस है, प्रायोरिटी हमें उसको देनी है, ना कि उसके शेयर प्राइस को। और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है आप उसको भी बेच दीजिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपको ये है कि बैंक को आप अगर डीमैट में लिए बैठे हैं बैंक के शेयर को तो उसको रेगुलर स्टडी ज़रूर करिए, उस पर नज़र बनाकर ही चलिएगा, क्योंकि जिस बेस पे बैंक ग्रोथ कर रहा है वो ग्रोथ अचीव करने के लिए काफ़ी बैंक को मशक्क़त करनी पड़ेगी और अपने फाइनेंशियल्स पर भी काफ़ी चीज़ों को ध्यान देना होगा। और रही बात कंपनी के शेयर में तेज़ी की, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम है। पर एक ब्रॉड व्यू के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है उसमें थोड़ा आपको कॉशियस बनकर ही इस कंपनी के शेयर में रहना है और इन्वेस्ट करना है। आशा करता हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को समझने में आज आपको बड़ी आसानी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।